Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. I am Dr. Babar, third year MBBS स्टूडेंट। अच्छा, ये वर्कशीट है SPSC की GT नंबर 5, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। और दूसरा ये कि इसमें PDF में इन्होंने नेम्स वगैरह अकेडमी के कुछ ज़्यादा कंजेस्टेड कर दिए हैं, तो PDF की क्वालिटी इस तरह से, बाकी वीडियो जो है वो HD है, तो आप इसको क्वालिटी को बढ़ा कर देखें ऑलरेडी, क्योंकि ये PDF में थोड़ा सा लो क्वालिटी का है PDF, तो इसकी वजह से आपको क्वेश्चन पढ़ने वगैरह में कोई मसला ना हो। ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन अ कंडक्टर करंट फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स हैविंग। अब कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है ना, वो फ्लो करता है थर्मल वेलोसिटी की वजह से, कोई करंट नहीं होता। ठीक है। सबसे पहले ये जो ऑर्डर ऑफ मिलियन मीटर पर सेकेंड है, ये थर्मल वेलोसिटी की ही जो है मैग्नीट्यूड गिवन है। यहाँ पर जो वेलोसिटी मिलियन मीटर सॉरी अपना मिलीमीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी होती है, वही आपकी होती है किसके लिए? नेट मूवमेंट ऑफ द करंट या नेट मूवमेंट ऑफ द चार्जेस के लिए। ठीक। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर देन इलेक्ट्रॉन्स है। जब पोटेंशियल डिफरेंस आपका अप्लाई किया जाता है, तो आपकी ये बुक के अंदर भी जो है लिखा हुआ है कि दोनों वेलोसिटीज जो है वो कंडक्टर के पास जो है होती है। In a conductor, current flows due to electrons only, but conventionally we can say that electrons that current flows from। अच्छा, यहाँ पर ये बात बोली गई है कि कंडक्टर में हम बोल रहे हैं कि करंट जो फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। सपोज दिस इज इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है। लेकिन कन्वेंशनली हम क्या बोलते हैं? तो कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट आपने अगर पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो सपोज करो ये आपके पास बैटरी है एक, और ये इस तरह से, और ये आपके पास ये रेजिस्टर लगा हुआ है। अगर बैटरी की मैं इस साइड को कर दूं पॉजिटिव, इस साइड को कर दूं नेगेटिव, तो यहाँ पर ये करंट गया इस तरह से, और ये वापसी आ गया। तो ये जो पॉजिटिव से करंट स्टार्ट हुआ और ये घूम कर नेगेटिव में आ गया, तो इस ऐसे करंट को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट। अच्छा, और ये कहाँ होता है? ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है थ्रू रेजिस्टर। थ्रू रेजिस्टर या एक्सटर्नल सर्किट भी इसको हम बोलते हैं। ये एक्सटर्नल सर्किट से होता हुआ इस तरह से जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर ये पाथ इसका मैं इस तरह से बना दूं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये इस तरह से गया, तो ये जो आपका करंट होगा ये होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। अच्छा, दूसरी बात ये आपको समझाने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक करंट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। पॉजिटिव साइड वाली जो होती है उसको हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल। नेगेटिव साइड वाली जो होती है बैटरी की प्लेट, उसको हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। तो वो मूव करते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर प्रोटॉन्स की बात की जाए, तो प्रोटॉन्स मूव करेंगे कहाँ से कहाँ तक? तो प्रोटॉन के लिए मैं ये ऊपर ड्रॉ कर दूं, यहाँ पर प्रोटॉन्स देखो ये मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्रोटॉन आ गया यहाँ पर, क्योंकि प्रोटॉन बेसिकली क्या है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ पर आ गई, ये बैटरी का पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, और ये हमारी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब ये बैटरी से अंदर जाएगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो इस नेगेटिव लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जाने को जो इसको पोटेंशियल लगता है, इसको हम नाम देते हैं ईएमएफ का। ठीक है। तो ये थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स थे जो इसके साथ रिलेटेड थे। अब मैं जो क्वेश्चंस में आपको बातें कहूँगा वो आपको समझ आएंगी। मतलब इस तरह से नहीं होगा कि अगर मैं कोई चीज़ बोलूँगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। ठीक है। आई होप कि समझ आ जाएगा अभी। अच्छा, कन्वेंशनली, अब सारी कहानी जो मैंने आपको समझाई वो कन्वेंशनली के लिए समझाई। तो कन्वेंशनल करंट में क्या हुआ कि थोड़ा मैं ड्रॉ करिए, यहाँ पर देखो कि ये जा रहा था कन्वेंशनल करंट में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीपिंग ओम्स लॉ इन माइंड, अगर ओम्स लॉ को माइंड में रखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन करंट डज नॉट फॉलो थ्रू कंडक्टर। कौन सी कंडीशन में जो है करंट फ्लो नहीं करेगा? फॉलो बोल दिया मैंने, फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको गिवन है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि करंट फ्लो तब करता है
करंट फ्लो तब करता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस हो। V अगर डिफरेंस होगा पोटेंशियल का तो आपका जो करंट है I वो फ्लो करेगा। इस तरह से आपने देखा होगा कि डिफरेंट वायर्स पर बर्ड्स वगैरह बैठे हुए होते हैं, ठीक है। बर्ड्स बैठे हुए होते हैं, उनको करंट वगैरह क्यों नहीं लगता? वो इसी वजह से नहीं लगता क्योंकि अगर बर्ड बैठा है, सपोज करो ये होता है 1000 वोल्ट, ठीक, तो इस बर्ड का जो टोटल पोटेंशियल है वो कितना है? वो है 1000 वोल्ट, इसके इक्वल। और अगर सपोज करो निचली निचली जो इससे वायर है उसका अगर पोटेंशियल है 0 वोल्ट, तो अगर ये गलती से भी इसके साथ टच हो गया तो ये हो जाएगा ख़त्म। क्यों? क्योंकि जब ये इसको टच करके और इसको टच एक एट द सेम टाइम टच करेगा ना, तो दोनों में के दरमियान आ जाएगा पोटेंशियल का डिफरेंस। और पोटेंशियल का डिफरेंस इन दोनों के दरमियान में कितना है? 1000 वोल्ट। जिसकी वजह से क्या होगा कि करंट फ्लो करेगा, कहाँ से? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और ये बर्ड जो है ये आपका खत्म। तो आप बात समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या चीज़ बताई कि करंट उसमें से फ्लो करेगा जिसका पोटेंशियल सेम ना हो। तो यहाँ पर पोटेंशियल का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल का भाई हमारे पास फॉर्मूला होता है कि पोटेंशियल का हमारे पास फॉर्मूला होता है के क्यू अब ओवर आर। ये किसके लिए है फॉर्मूला? वी, ठीक है। अब देखो के तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो अगर चार्ज को और मैं रेडियस को चेंज करूंगा तो मेरा पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। मेरा नहीं, मतलब इसका कंडक्टर का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, तो ऑप्शंस देखो। अब जो ऑप्शन ए है आपका, उसमें देखो उसमें क्या इसने बताया है कि दो स्फीयर्स हैं ए एंड बी इक्वली चार्ज। तो हमें पता चल गया कि भाई चार्ज तो कांस्टेंट थी ऑलरेडी। अब सॉरी, अपना के तो ऑलरेडी कांस्टेंट थी, चार्ज भी कांस्टेंट हो गई। तो पोटेंशियल किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? रेडियस के साथ। तो अगर साइज डिफरेंट है तो इसका मतलब ये है कि इसमें से करंट फ्लो करेगा। ये बात हमें समझ आ गई। दूसरा ऑप्शन देखो, टू मेटालिक स्फीयर्स ए एंड बी अनइक्वली चार्ज बट हैविंग सेम साइज, ठीक है। तो दूसरा इसने क्या कहा है कि चार्ज तो सेम है, सॉरी अपना चार्ज अनइक्वल है, तो चार्ज के साथ प्रोपोर्शनल, क्योंकि इसका रेडियस या साइज सेम है। तो पोटेंशियल अगर साइज जिसका ज़्यादा होगा, सॉरी अपना जिसकी चार्ज ज़्यादा होगी उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यानी कि इसमें से भी करंट फ्लो करेगा। दो बॉडीज है ना, देखो एक बॉडी में से कुछ नहीं होगा, दो बॉडीज होंगी तभी उनमें से जो चार्जेस वगैरह पूछेंगे। तीसरा क्या है? ए एंड बी इफ रेडियस एंड चार्ज ऑन स्फीयर ए इज डबल ऑफ रेडियस एंड चार्ज ऑन स्फीयर बी। अब ये जो बात है ना, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, जो बच्चों को तंग कर रही है। क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये भेजे थे क्वेश्चंस, तो मुझे तो पता नहीं था कि ये इस वर्कशीट के हैं, तो मैंने तो उस टाइम आपको बता दिया। लेकिन फिर मैंने बाद में जब ये वर्कशीट खोली तो मुझे पता चला। अब सपोज करो ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। अगर सपोज करो ये बॉडी बी है और ये बॉडी ए है, इसका रेडियस क्या है? ये आर ए जो है ना, ये डबल है आर बी से। ये सपोज करो आर बी है, और इसकी जो चार्ज है ना क्यू बी, वो भी डबल है क्यू ए से। तो अगर मैं इसका पोटेंशियल निकालूं तो इसका पोटेंशियल क्या आएगा? ये बी। अच्छा, अगर मैं इसका पोटेंशियल निकालूं तो इसका पोटेंशियल क्या आएगा? V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। के तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो क्यू ए ओवर आर ए, और ये हमारी के कांस्टेंट। हमारे पास इसका पोटेंशियल आ गया। ये इसका पोटेंशियल निकालूं मैं, V इज इक्वल टू, ये है पोटेंशियल बी का, सॉरी ये अपना बी का है ना, तो यहाँ पर ए लिख दिया मैंने। तो ये आपका बी यहाँ पर ए के लिए, तो ए के लिए देखो के हमने सेम रखा, क्यू बी के लिए ये ए बी के चक्कर में ये ए होगा, ठीक है। और आर ए, समझाने वाली बात जो है वो 2 मिनट की, आप समझ जाओगे। 2 मिनट की नहीं, 2 सेकंड की।
यहाँ पर अगर मैं चार्ज को डबल करूँ, क्योंकि ये डबल है, 2RB, और नीचे क्या रखूँ, ये तो K ऑलरेडी हमारी कांस्टेंट है, और 2R, पता नहीं क्या हो गया यार, 2QB, और नीचे ये 2RB। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, खत्म। तो इसका भी पोटेंशियल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, KQB/RB। तो दोनों का पोटेंशियल देखो सेम है, और मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पोटेंशियल अगर सेम हो तो आपका करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, अगर होता कि किस में से करंट फ्लो करेगा, तो हम सिलेक्ट करते 1 एंड 2, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछा गया डज नॉट फ्लो, तो किस में से फ्लो नहीं करेगा, थर्ड वाले में से, क्योंकि थर्ड वाले का पोटेंशियल सेम है, बाकी वालों का पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, दूसरा क्या है क्वेश्चन आपके पास, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को अक्रॉस, यानी कि अगर सपोज करो एक कंडक्टर है इस तरह से, इसका हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अब इसमें से जो पॉजिटिव चार्जेस होंगी वो कहाँ जाएंगी, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, और ये नेगेटिव जो होगा वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव 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 को रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि नेगेटिव इस डायरेक्शन में और पॉजिटिव इस डायरेक्शन में। अब आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल साइड एक्सीलरेट। अब देखो जो पॉजिटिव साइड होती है ना वो हायर पोटेंशियल वाली होती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी चीज बताई हुई है, एच के साथ इसको मैं जाहिर करता हूँ, ठीक है। तो ये जब इसके तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव इसको पहले ही धकेल रहा है इस तरफ, और ये पॉजिटिव भी इसको इस डायरेक्शन में जो है वो अट्रैक्ट करेगा, तो ओवरऑल ये क्या होगी, ये एक्सीलरेट होगी। तो कहाँ एक्सीलरेट होगी, टुवर्ड्स टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो सवाल आपका ये था और जवाब आपका यही है। और इलेक्ट्रॉन्स ये तो हमने कर लिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अच्छा ये फ्लो है, ठीक है। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, या इसको मैं बोल सकता हूँ कन्वेंशनल करंट, बात एक ही है। अच्छा, और क्या है क्वेश्चन, 3.2 मिली एम्पियर करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर इन 10 सेकंड, देन नंबर ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन विल बी। अब चार्ज बतानी है आपको, चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, चार्ज के लिए आपके पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू एन ई, ठीक है। और करंट का फॉर्मूला क्या है, चार्ज ओवर टाइम। तो यहाँ पर अगर मैं इसको फॉर्मूला को एडजस्ट करूँ तो मैं लिख सकता हूँ एन ई ओवर टी, ठीक है। अच्छा आप देखो आपसे पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू, जो नंबर ऑफ चार्ज है वो आपको फाइंड करना है। करंट कितना है 3.2 मिली एम्पियर, और टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो यहाँ पर ये पुट करो, करंट कितना है 3.2 मिली एम्पेयर, और चार्ज, चार्ज के बदले में हमें क्या रखना है एन, और ई क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और टाइम कितना है 10 सेकेंड्स, मेरे ख्याल से 10 ही है, हाँ। तो अब देखो ये 10 डिवाइड कर साइड अगर मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा 32 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये आपका n। अब ये साइड मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड आकर डिवाइड करेगा तो ये आपका बनेगा 32, और ये नीचे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब फिलहाल के लिए अगर मैं पॉइंट इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो ये मेरा पावर बन जाएगा 10⁻18, 10⁻18, क्योंकि राइट की तरफ जाने में, सॉरी अगर मैं इसको, हाँ, तो अगर मैं इसको राइट की तरफ शिफ्ट करूंगा तो राइट की तरफ जाने में क्या होता है कि पावर आपका नेगेटिव में इंक्रीज करता है। जैसे कि अगर 1000 लिखा हुआ है तो 1000 को मैं किस तरह से लिखूंगा, यहाँ पर ये पॉइंट है 1 2 3, तो ये 1 इंटू 10⁻³ लिखूंगा मैं पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है साइंटिफिक नोटेशन, तो अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -20 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये 16 बन गया, 16 को इसके साथ मैंने डिवाइड किया तो ये बन गया 2, और ये मिली का पावर कितना होता है 10⁻³ और ये 20 को मैं ऊपर लेकर गया, 20 माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये 10⁻+20, तो ये 2 इंटू 10⁻³ इंटू 20, तो ये क्या बनेगा 2 इंटू 10⁻7 माइनस नहीं सॉरी प्लस प्लस 17
जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। तो इसके बाद हमारे पास कौन सा है क्वेश्चन? ये यहाँ पर आपसे एरिया कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, यानी कि करंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, शोन इन द फिगर। अब एरिया A1 जो है ये A2 का हाफ है, यानी कि A2 का हाफ। तो आपको ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी गई है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? मैं आपको बता दूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है ना आपकी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के साथ। तो जिसकी एरिया ज़्यादा है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी कम। ठीक है, अब एरिया किसकी कम है? इसकी कम है, तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और ये इसके हाफ है ना, तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? डबल। तो अब ऑप्शंस में से देखकर आप आंसर निकाल लो। कैलकुलेट दी करंट थ्रू कंडक्टर व्हेन फ्री चार्ज इन, क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट करंट थ्रू कंडक्टर व्हेन फ्री चार्ज इन कंडक्टर इज 10 कूलम बट 2 कूलम चार्ज पासेस थ्रू इट्स सेक्शन इन ईच सेकंड। अब यहाँ पर सिंपल आपसे पूछा गया है कि अगर करंट आप बताओ, अगर टोटल चार्ज आपके पास 10 कूलम है और फ्लो 2 कूलम कर रही है हर सेकंड में, तो बताओ कि आपके पास करंट कितना है? तो याद कर लो, चार्ज, नेट चार्ज जो प्रेजेंट है वो करंट नहीं कहलवाती, क्योंकि नेट चार्ज जो है वो नेट चार्ज ओवर टाइम पर सेकंड में कितनी पास हो रही है वो कहलाती है करंट आए। तो यहाँ पर अगर 2 कूलम पास कर रही है ना हर सेकंड में, 1 सेकंड में, तो ये 2 एम्पियर बनेगा। सिंपल है। करंट थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन। अब देखो, करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कब? तो आपको पता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट व्हेन रेडियस, सॉरी अपना रेडियस बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस इज केप्ट कांस्टेंट। तो अगर रेजिस्टेंस को मैं कांस्टेंट रखूँ तो आपका वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस कब कांस्टेंट होगी? जब आपके टेम्परेचर कांस्टेंट हो, जब आपके फिजिकल डायमेंशन कांस्टेंट हो। तो ये सारी लैंग्वेज घुमा के आपको जो है सारी चीज़ें इस तरह से पूछ सकता है। मैं आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी में इस वजह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, और मेरे ये बोलने के बावजूद भी वीडियो 1 घंटे की रहती है। और आपको पता है कि नॉर्मली मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ। आप बाकी जो फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हो लेक्चर्स वगैरह इस तरह से 2x पे तो नहीं, शायद 1.25 या 1.5 पर आप सुन सको, लेकिन फिर आपको मज़ीद जो है मुश्किल आएगी थोड़ी। चलो, करंट थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो हमने कर लिया। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर के बदले में रेजिस्टेंस लिखा हो तो भी कांस्टेंट। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि फिजिक्स क्रैश कोर्स का सीरीज़ है मेरा जो कि स्टार्ट हो रहा है। ये मैंने काफ़ी मरतबा आपको बताया 2024 के लिए, जो कि अप्रैल अप्रैल के एंड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि दिस मंथ। और उसमें आपको लाइव रिकॉर्डिंग्स, लेक्चर्स, और उसके साथ साथ ये मैं इस तरह से की वर्कशीट्स वगैरह करवाता हूँ, ये सारी मैं हर चीज़ करवाऊँगा। और आपको जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी मिल जाएगी, पीडीएफ वगैरह कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेशन की फ़ी जो है वो 6000 है, उसमें सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड है। तो जिसको भी ज्वाइन करना हो वो आप कर सकते हो। अच्छा, किसी को पेमेंट इशू हो अगर, या कोई अगर इंस्टॉलमेंट करवा जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो इवन आई कैन डू दैट। अच्छा, दूसरी बात ये कि सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है अप्रैल के एंड से या मई के फर्स्ट वीक से। तो जिसको रजिस्ट्रेशन करवानी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आप सबको गिवन है, फिर भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 030301988238। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कमेंट सेक्शन में भी, सॉरी अपना डिस्क्रिप्शन में भी गिवन होता है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होती है फ्री ग्रुप की, तो वहाँ से आप जो है ग्रुप वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस कंडक्टर में क्यों होती है? कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स। अच्छा, और जैसे कि आपको पता है कि मैंने फिजिक्स छोड़ दी है, तो काफ़ी ये मुझे क्वेश्चन लगा कि शायद किसी बुक में से उठा है, तो इसका मुझे ऑप्शन ए भी लग रहा था, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन इसको मैंने देखा तो इसका मुझे ए भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है। अब आपकी की के हिसाब से इसका बी है, बाकी आप इसको खुद से कंफर्म करना है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो आप मुझे भी बताना। आप लोग सवाल पूछते हो, लेकिन मैं अगर कोई सवाल पूछता हूँ कि भाई इसका मुझे भी बताना, तो आप मुझे बताते नहीं हो। तो इसका मुझे लाजमी बताना 157 का। अजीब सी एक्सप्लेनेशन मत देना, अपने हिसाब से जो मतलब रिलेवेंट हो वो बताना। ठीक है। इफ अ फिजिकल क्वांटिटीज, अब फिजिकल कंडीशंस ऑफ, अच्छा ये मैं बोलने में या मुझे प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है क्योंकि ये रात के 3:15 बज रहे हैं और मुझे नींद आ रही थी। मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर फिर जो है सो जाऊं। इफ अ फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर
इसी वजह से तो कंडक्टर कंडीशन को कंडक्टर बोल रहा हूँ। कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन सेम देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब सिंपल आपसे ये बोला गया, ये ओम्स लॉ की डायरेक्ट डेफिनेशन है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट समवॉट आप बोल सकते हो कि वोल्टेज अगर करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो बताओ कि रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है। अब इसको पढ़ के मैं फिर से बताता हूँ। फिजिकल कंडीशंस जब कांस्टेंट होंगी ना तो आपकी रेजिस्टेंस क्या होगी? कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, लेंथ पर भी डिपेंड करता है, एरिया पर भी डिपेंड करता है, इनको और टेम्परेचर पर, ये सारी कहलाती हैं फिजिकल कंडीशंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो रेजिस्टेंस किसका इंडिपेंडेंट होगी? तो रेजिस्टेंस भाई सॉरी अपना फिजिकल रिमेन सेम देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो किस पर जो है डिपेंड नहीं करेगी? तो ना पोटेंशियल पर डिपेंड करेगी ना करंट पर डिपेंड करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है। तो ये रेजिस्टेंस पर जो है वो डिपेंड नहीं करेगा और ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट रहेंगे रेजिस्टेंस से, क्योंकि वो कांस्टेंट है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस तो कंडक्टेंस है, सिंपल सवाल है। अच्छा, ये दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस टू डिफरेंट कंडक्टर्स हैविंग सेम लेंथ एंड। अब सारी चीज़ें, सिंपल सवाल ये है कि आपसे बोला गया है कि रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस बताओ किसकी ज़्यादा होगी। तो आपको पता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, और इसका आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप किसके इक्वल होता है? स्लोप होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस की, तो इससे स्लोप आपको मिलेगा वी आई ओवर वी। और ये क्या है? ये है आपका कंडक्टेंस। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा। तो ये देखो कंडक्टर 1, इसकी कंडक्टेंस क्या है? इसका स्लोप ज़्यादा है तो इसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, इसका स्लोप कम है तो इसकी कंडक्टेंस कम होगी। तो कंडक्टर 1 जो है इसकी कंडक्टेंस ज़्यादा है, तो कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर 1 इज ग्रेटर देन कंडक्टेंस, बिल्कुल ठीक। रेजिस्टेंस जो है 2 वो ज़्यादा है किससे? कंडक्टर 1 से। अब देखो ना, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का क्या है? इनवर्स। तो अगर इसकी कंडक्टेंस ज़्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? रेजिस्टेंस इसकी होगी कम, और उसकी अगर कंडक्टेंस कम है तो इसकी क्या होगी? रेजिस्टेंस क्या होगी? ज़्यादा। तो ये आपका क्या हो गया आंसर? तो 3 एंड 4। अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर मोर पावर इज डेसिपेटेड, ज़्यादा पावर कौन कंज्यूम करेगा भाई? तो यहाँ पर देखो पावर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? P इज इक्वल टू आई वी। अच्छा, यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको पावर मिल रही है, तो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, तो जब मल्टीप्लिकेशन का केस हो तो आपको क्या फाइंड करना पड़ता है? आपको एरिया फाइंड करना पड़ता है। तो इन दोनों का एरिया जो है आपको, अगर आप इस ग्राफ का एरिया फाइंड करोगे तो एरिया आपको पावर के इक्वल मिलेगा। ठीक। अच्छा, जिसको ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो वो ग्राफ की मैंने एक वीडियो बनाई हुई छोटी सी, वो आप वहाँ से देख लेना। 100% ये अपना ग्राफ्स वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, इस 2 वाले के नीचे एरिया ज़्यादा है और इस 1 वाले के नीचे एरिया कम। तो जिसका एरिया ज़्यादा उसकी पावर ज़्यादा, जिसका एरिया कम उसकी पावर कम, तो पावर इसकी ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स ओमिक कंडक्टर। अच्छा, ओमिक कंडक्टर का मतलब क्या है? कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, जो ओम्स लॉ को फॉलो करें। ये सारे फॉलो नहीं करते ओम्स लॉ को, और ये एक्सेप्शंस होती हैं, एक्सेप्शंस याद किया करो। और बाकी चीज़ें जो एग्जांपल्स गिवन होते हैं वो भी याद कर लिया करो कि कौन से केस में क्या होगा, और इस तरह से ये काम के एग्जांपल्स डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। एक ये ग्राफ है, दूसरा ये ग्राफ है। तो ये देखो ना, नॉन लीनियर ग्राफ है। ग्राफ तो वैसे लीनियर है लेकिन मतलब लाइन तो सीधी है, सिंपल, लेकिन इक्वल चेंज नहीं आ रही। अपना वोल्टेज में चेंज कम आ रही है और करंट में चेंज जो है वो ज़्यादा आ रही है, क्योंकि राइट जाने में करंट बढ़ेगा, ऊपर जाने में वोल्टेज बढ़ेगा। इसमें देखो ये इक्वल इक्वल चेंजेस आ रहे हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ये ग्राफ 1 जो है वो आपका ओमिक लॉ के लिए है। रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर इंक्रीज। अच्छा, रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज करेगी? टेम्परेचर को बढ़ाने से इंक्रीज करेगी? जी बिल्कुल करेगी। अच्छा, लेंथ को बढ़ाने से इंक्रीज करेगी? करेगी, लेकिन एरिया से नहीं करेगी, तो ये गलत। टेम्परेचर को बढ़ाने से करेगी? हाँ करेगी, लेकिन एरिया से, गलत। टेम्परेचर को बढ़ाने से करेगी, लेंथ को बढ़ाने से भी करेगी, एरिया, गलत। तो ये आपका करेक्ट आंसर डी। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन। अच्छा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज
करनी हो तो क्या करेंगे हम, रेजिस्टिविटी जो होती है ना वो टेम्परेचर को बढ़ाने से बढ़ती है, तो टेम्परेचर को घटाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, सिंपल। अच्छा 0.4 करंट फ्लो थ्रू रेजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, तो भाई V इज इक्वल टू आई आर। करंट कितना है, करंट है आपका 0.4, 0.4, रेजिस्टेंस कितनी है 12, पूछा क्या गया है, रेजिस्टेंस पूछी गई है। वोल्टेज कितने 12, करंट कितना है 0.4, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। वोल्टेज कितना है 12 और ये 0.4, ये आपके पास आया 3 और ये 10 पावर -1 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30। जिसको जल्दी लग रहा हो वो अपनी मैथमेटिक्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करे, क्योंकि आप मेडिकल वाले हो, मैं भी मेडिकल स्टूडेंट हूँ। जितनी प्रैक्टिस अच्छी करोगे उतना ही अपना आपका फ़ायदा है, फिजिक्स अच्छी बनेगी आपकी। कैलकुलेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर, अब हर रेजिस्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। यहाँ पर देखो वोल्टेज कितने 24। अच्छा करंट देखो, करंट सबसे पहले कितना होगा, ये तीनों देखो सीरीज में R 2R एंड 3R, 3 2 कितना हो गया 5 और ये 1, तो इसकी इक्विवेलेंट क्या आई, इन तीनों की जो इक्विवेलेंट आएगी वो क्या आएगी 6 ओम, ठीक है। अब मुझे टोटल करंट निकालना पड़ेगा, I इज इक्वल टू V और R, वोल्टेज कितना है 24, रेजिस्टेंस कितनी है 6, तो करंट कितना आया 4 ओम, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर करंट करंट आया। अब करंट के लिए क्या होती है प्रॉपर्टी कि करंट जो है सीरीज में सेम रहता है, तो इसके पास भी कितना जाएगा, इसके पास भी भाई जाएगा 4, इसको नीचे लिखते हैं, इसके पास भी कितना जाएगा, इसके पास भी जाएगा 4 एम्पियर, इसके पास भी जाएगा 4 एम्पियर, इसके पास भी जाएगा 4 एम्पियर। अब मसला है पोटेंशियल ड्रॉप का, कि पोटेंशियल कितना, इस साइड पोटेंशियल कितना, इस साइड कितना, इस साइड कितना, तो इसको करने के लिए भी आसान सा हल है हमारे पास। अब देखो फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, करंट तो सबके लिए सेम है, तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा, तो यहां पर करके देखो करंट कितना है, करंट है हमारे पास 4, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितनी है R, तो इसके पास आया 4R, यहाँ पर देखो 4 इंटू 2 कितना आया 8, 8R, यहाँ पर देखो 3 और यहाँ पर करंट कितना है 4, 12R, यही आंसर हमारे पास 4 8 12, 1 4 2 8 3 12, 1 4 2 8 3 12। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस, अब ये बुक की डेफिनेशन है, ये आप खुद से कर लो। दूसरा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अगेन बुक डेफिनेशन। अ कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस 2 ओम श्रिंक्स, श्रिंक मतलब कि सुकड़ जाना, सो दैट इट्स रेडियस बिकम्स 3 टाइम्स देन इट्स इनिशियल रेडियस। अच्छा इसमें देखो श्रिंक लिखा हुआ है, लेकिन इसने बोला है कि इसका रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रहा है, अब ये किस तरह से श्रिंक कर रहा है इसको ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसका तरीका क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो रेजिस्टेंस के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है रो एल ओवर ए। अब ये तो आप सबने पढ़ा होगा, हमने बोला कि ऐसी कौन सी नई चीज़ मैंने बता दी। तो यहाँ पर ये जो चीज़ मुझे आपको समझानी है वो ये है कि जब भी किसी रेडियस अपना कंडक्टर को या उसके रेडियस को स्ट्रेच किया जाए, कम किया जाए, तो याद कर लो उसकी लेंथ या एरिया तो टेम्परेरी चेंज होता है, लेकिन एक चीज़ जो कांस्टेंट रहती है वो होती है उसका वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अब देखो अगर इसका रेडियस वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वो वॉल्यूम होता है हमारे पास एरिया इंटू लेंथ के इक्वल, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ का हमारे पास, ओरिजिनल रेजिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला ये है। अब देखो एरिया ऑफ दी क्रॉस सेक्शन कितनी होती है, वो होती है हमारे पास पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अब रेडियस को इसने क्या किया है 3 टाइम्स, तो यहाँ पर मैंने रखा 3R और ये इसका स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है फॉर्मूला में, और इंटू एल।
अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 पाई r स्क्वायर इंटू अब l, ये हमारे पास। अब देखो ये हमारे पास वॉल्यूम क्या हुआ, ये तो वॉल्यूम हमारे पास 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर किसकी वैल्यू है, ये पाई आर स्क्वायर है एरिया इंटू लेंथ। अब हमें हमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, तो अगर मुझे वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है और ये मुझे कंडीशन अगर सेटिस्फाई रखनी है तो मैं लेंथ को रखूंगा हाफ। तो ये हमारे पास आ गई वॉल्यूम की वैल्यू, यानी कि एरिया हमारे पास हो जाएगा 9 टाइम्स, लेंथ हमारे पास हो जाएगी 9 टाइम्स डिक्रीज। तो अब हमें अगर न्यू रेजिस्टेंस निकालनी हो तो हमें किस तरह से निकालनी पड़ेगी, रो वो तो कांस्टेंट है, एल डैश ओवर ए डैश, और इसको मैं किस तरह से रखूंगा, रो सेम एल डैश की जगह पर मैं क्या रखूंगा, एल अपॉन 9, और एरिया की जगह पर क्या रखूंगा मैं 9 ए। तो ये हमारे पास आएगा रो एल अपॉन 9 9 81 ए, और ये हमारे पास है ओरिजिनल 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 रेजिस्टेंस, उसका 1/81 टाइम, यानी कि 81 टाइम जो है हमारी वो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी, 1/81 टाइम्स। रेजिस्टेंस अगर 100 ओम हो तो कंडक्टेंस भाई रेजिस्टेंस, ये हमारी रेजिस्टेंस, ये हमारी कंडक्टेंस, ठीक है, या ये हमारी कंडक्टेंस, ये हमारी रेजिस्टेंस। तो आपसे कंडक्टेंस पूछी गई है, रेजिस्टेंस आपको पता है 1/100, 1/100 यानी कि 10⁻², यानी कि ये 0.01। अब देखो ये 100 है ना, 1 ये क्या हो जाएगा 10⁻², ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10⁻², सिंपल। अब होशियार बच्चे हो, थोड़ा सा ये चीज़ें समझोगे, साइंटिफिक नोटेशन और ये बाकी चीज़ें, तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। A copper wire is diameter of 0.55 mm, resistivity 1.66 ohm into meter। अब ये देखो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस गिवन है, ये जो है डायमीटर गिवन है, और ये जो है लेंथ पूछी गई है, और ये हमारे पास ये सॉरी ये रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, ये रेजिस्टिविटी गिवन है, ठीक है। अच्छा ये रेजिस्टेंस, तो ये आप निकाल सकते हो फॉर्मूला की मदद से। रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, रो एल अपॉन है, यही फॉर्मूला है, इस पर लगेगा। टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज रिक्वायरिंग, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि अगर दो डिवाइस आपके पास हैं जो अलग अलग करंट जो है ले रही हैं, तो वो सीरीज में नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। A 12 volt battery is connected to a device, 4 ampere current flows through it if device obeys Ohm's law। करंट कितना होगा अगर बैटरी 24 वोल्ट की इस्तेमाल की जाए, तो भाई बैटरी अगर 24 वोल्ट की इस्तेमाल करोगे तो 24 और करंट कितना जा रहा है 4, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर देखो ये इस तरह से नहीं होगा, ओम्स लॉ ओबे हो रहा है ना, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस आपकी क्या है कांस्टेंट। पहले करंट कितना है, पहले वोल्टेज है 12, करंट है 4, तो V इज इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टेंस फाइंड करो V ओवर आई। वोल्टेज कितने हैं, वोल्टेज है आपके पास 12, करंट कितना है 4, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 3 ओम, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी क्योंकि ओम्स लॉ ओबे हो रहा है। अब अगर ये बोल रहा है कि ओम्स लॉ को ओबे करवाएं तो करंट कितना होगा, तो आई विल बी V इज इक्वल टू आई आर है, तो आई इज इक्वल टू V अपॉन आर हो जाएगा। अब वोल्टेज कितने हैं, अब वोल्टेज है 24, और रेजिस्टेंस कितनी है 3, तो ये आपका आएगा 8 ओम, ठीक है। सॉरी 8 ओम नहीं, 8 एम्पियर करंट की बात हो रही है। ड्यूरिंग एन experiment student concludes that resistance of wire A increases with the rise of temperature and resistance, अच्छा दो वायर्स हैं, rise B decreases with the rise of temperature। अब अगर ऑप्शन पढ़ो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वायर ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव, तो ठीक बात है भाई, अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ए का पॉजिटिव होगा ना, तो उसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अच्छा अगर नेगेटिव होगा तो रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो डिक्रीज करेगी, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स के केस में होता है। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ए वायर इज नेगेटिव, गलत है। अब बोथ वायर गलत, बोथ वायर पॉजिटिव गलत,
वे वायर ए इज कंडक्टर, वायर ए इज कंडक्टर एंड बी इज सेमी कंडक्टर, बिल्कुल ठीक। तो ये क्या करेक्ट हुआ, 1 and 4, ठीक है। रिलेशन बिटवीन चेंज इन रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर फॉर ओमिक कंडक्टर। तो भाई ओमिक कंडक्टर के लिए आपकी चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, लीनियर ग्राफ है, तो लीनियर। The diagram below shows X, Y, Z, three identical resistors. What is the correct order of total resistance of combination going from highest? अब यहाँ पर ये तीन डायग्राम गिवन है, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कितनी है, सबसे कम कितनी है, और उसको अरेंज करना है ऑर्डर में। ये X है, ये Y है, ये Z है। अब देखो ये आपके पास क्या है, आइडेंटिकल है तीनों तीनों। तो अगर मैं यहाँ पर ये R रखूँ, ये R, तो ये आर आर पैरेलल में है, तो आर पैरेलल में क्या हो जाएगा, ये r/2, r/2 इसके साथ मिलकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3r/2 टोटल। ये आर आर, ये आपने नहीं पढ़ा ना। अब देखो जब आर इक्विवेलेंट निकालनी हो ना, तो इस तरह से किया करो, r1 r2 अपान r1 प्लस r2, पैरेलल के केस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर दोनों सेम हो तो और आसानी, r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू r/2, सॉरी r/2 नहीं बल्कि r अपान n। जितने भी n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हो अगर इक्वल हैं तो r अपान n। अब यहाँ पर दो हैं, दोनों इक्वल हैं, तो मैंने r/2 कर दिया, उसको r के साथ मिला लिया, तो 3r/2 बचेगा। तो ये आपकी इक्वलेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब देखो इसकी, ये r है और ये 2r, ये 2r और r ये पैरेलल में होंगी, तो ये किस तरह से होंगी, पैरेलल में 2r इंटू r और नीचे 2r प्लस r। तो ये क्या बनेगा, ऊपर 2r², नीचे 3r, तो 2/3r। तो बीच वाले का क्या बचा, अच्छा 3/2 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 1.5, और इसकी क्या आएगी, ये आएगी 0.6। तो आपको ये तो आइडिया हो गया। अच्छा तीनों पैरेलल हैं तो इसकी सबसे कम आएगी, लीस्ट, तो ये आप देख कर बता सकते हो। तो सबसे ज़्यादा किसकी आई, x, देन y, देन z। करेक्ट है, करेक्ट है बिल्कुल। अब ये सर्किट है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, हिंट में दे देता हूँ। ये दोनों सीरीज़ में हैं, ये भी दोनों सीरीज़ में हैं, इनको सबसे पहले फाइंड करो। ये दोनों पैरेलल में हैं, 1 और 2। अब इसका इक्विवेलेंट जो आया इन दोनों का और इन दोनों का इक्विवेलेंट, ठीक। उससे पहले जब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो ना, तो ये सीरीज़ में भी कर लेना। इन दोनों को तो आपने, सुनो सुनो बात सुनो दोबारा से, सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को जमा कर दो, फिर इन दोनों का पैरेलल निकालो, फिर इसके साथ सीरीज में ज्वाइन कर लो, ठीक। अब क्या होगा, ये इसका इक्विवेलेंट आ गया, इसका भी इक्विवेलेंट आ गया, तो ये दोनों होंगे पैरेलल में, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये सारा एक ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका पैरेलल निकालो, फिर ये चारों सीरीज में होंगे, फिर ये सीरीज में निकालो, आंसर आ जाएगा। Two bulbs A and B are connected in series with a source of constant EMF. EMF by constant है, अगर resistance RA is equals to greater than RB, EMF कांस्टेंट है, तो बताओ पावर किसकी ज्यादा होगी, सिंपल ये पूछा गया है। बल्ब ए विल ग्लो मोर। अब देखो ना, किस तरह से समझाऊं, देखो अगर दो बल्ब है आपके पास सीरीज में, ठीक है, और ये आपके पास दूसरा, अब दोनों का कनेक्शन क्या है, दोनों का कनेक्शन है भाई सीरीज, थोड़ा चमका है बल्ब को। अच्छा दोनों का कनेक्शन क्या है, ये सीरीज, यानी कि इनके दोनों में से जो करंट गुजरेगा वो क्या होगा, सेम, बिल्कुल ठीक। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये चीज़ बतानी है कि P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, यानी कि करंट सेम है तो पावर किसके प्रोपोर्शनल होगी, रेजिस्टेंस के। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका पावर ज़्यादा, पावर ज़्यादा तो ग्लो ज़्यादा, ग्लो ज़्यादा तो चमक ज़्यादा। तो बल्ब ए विल ग्लो मोर देन बल्ब बी। तो ये जो बात इसने बताई ना, आर ए ग्रेटर देन आर बी, यही बात आपकी ठीक है। बल्ब ए जो है, जो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा वो ज़्यादा चमकेगा। प्रॉब्लम सबको आती हैं, तो जो प्रॉब्लम्स को ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, मुश्किलों को
रेजिस्ट करेगा। देखो ना समझने वाली चीज़ें किस तरह से आ रही हैं, कितनी मसले आते हैं हमें, लेकिन हमें जो है हाँ, तो मैं आपको कह रहा था कि रेजिस्ट करना चाहिए हमें, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको बर्दाश्त करके फिर हल निकालना चाहिए। ठीक है, माइक मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, ये तो शुक्र है कि मैंने देख लिया उस टाइम, वरना सारा वेस्ट हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डू नॉट चेंज व्हेन ओमिक रेजिस्टर कनेक्टेड टू बैटरी इज हीटेड। अच्छा, जब रेजिस्टर हीटअप होता है तो कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती? ड्रिफ्ट स्पीड तो वो चेंज होती है क्योंकि टेम्परेचर पर जो है वो उसका इन्फ्लुएंस होता है। अच्छा, और रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है, हीट अप होने से रेजिस्टेंस भी होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो कांस्टेंट होंगे, ये बात तो ठीक है, देखने से ये ऑप्शन लग रहा है। द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स, किस किस चीज़ पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है? तो मटेरियल, कंडक्टर किसका बना हुआ है, लेंथ, थिकनेस, टेम्परेचर, तो ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ नंबर ऑफ रेजिस्टर इंक्रीजेस देन पावर। अच्छा, पावर अगर रेजिस्टर को बढ़ाएंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वोल्टेज, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए वोल्टेज कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो इसका तो डिक्रीज होना चाहिए फिर, पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इफ नंबर ऑफ रेजिस्टर इंक्रीज, अगर रेजिस्टर्स इंक्रीज करेंगे तो पावर डिसिपेशन डिक्रीज करे, मेरे अंदाजे मुताबिक तो। चलो ये क्वेश्चन आप लोग भी देखना, 181। बाकी क्वेश्चंस कर लें, नींद आ रही है मुझे, 4 बजने वाले। If current in the resistor becomes double without any change in length, area and temperature, then power dissipation is, अगर करंट को डबल करें और लेंथ, एरिया, टेम्परेचर को कुछ ना करें, यानी कि रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखें, तो क्या होगा? सीरीज की बात हो रही है ना। अगर रेजिस्टर को, अब देखो देखो बात समझो, इफ करंट इन रेजिस्टर बिकम्स डबल without any change in length, area and temperature, then power dissipation in the same resistor becomes। पावर डिसिपेशन के फॉर्मूला कौन कौन से हैं आपके पास जिसमें रेजिस्टर भी इन्वॉल्व हो? तो आई स्क्वायर इंटू आर, और दूसरा है आई वी। अब वोल्टेज की बात ही नहीं हो रही तो इसको क्यों करोगे? तो यहाँ पर क्या करोगे, करंट को डबल, तो ये आई स्क्वायर 4 आई आर, 4 टाइम्स हो जाएगा क्वाड्रपल्ड। पोटेंशियल ऑफ बैटरी डिस्ट्रीब्यूट होता है सीरीज में भाई, सीरीज में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पावर डिसिपेशन गिवन बाय ऑल ऑफ दीस, वी स्क्वायर अपॉन आर, आई वी, आई स्क्वायर इनटू आर। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय 100 वाट बल्ब व्हेन इट इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स। एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल लगाओ, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी इनटू टाइम। पावर आपसे पूछी गई है, एनर्जी पूछी गई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछी गई है। सॉरी 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 सॉरी, वर्क को आप कभी कभी एनर्जी सपोज करते हो, ठीक है, और वर्क आपके पास किसके इक्वल होता है? पावर ओवर टाइम के। ठीक है, तो अगर आपको पावर की वैल्यू गिवन हो तो आप वहां से वर्क निकाल सकते हो। पावर आपका क्या होता है? पावर आपका होता है वर्क ओवर टाइम, सॉरी, पावर आपका होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये नींद आने के साइड इफेक्ट है। वैसे तो ये चीज़ें सिंपल है, और आपको बाकी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि माइनर मिस्टेक्स नहीं होती मुझसे, लेकिन मुझे नींद आ रही है, मसला ये है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ। अच्छा, एनर्जी ओवर टाइम, अब एनर्जी निकालनी हो तो पावर इंटू टाइम करोगे तो एनर्जी आ जाएगी। पावर कितना है? पावर है आपके पास 20 वाट, सॉरी अपना 100 वाट, और उसको 10 घंटों के लिए यूज़ कर लिया है हमने,
तो 100 इंटू 10 घंटे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000, और ये हमारे पास वाट, और ये आवर। अब देखो 1000 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, किलो, तो ये किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर में आंसर आ गया हमारा, तो ये करेक्ट है। 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल, 10 ओम को कनेक्ट किया हमने पैरेलल दूसरे रेजिस्टर के साथ जिसकी रेजिस्टेंस आर है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों की 5 आ रही है, तो आर रेजिस्टेंस की बताओ। तो इसका मैंने आपको तरीका भी बताया कि अगर आर इक्विवेलेंट निकालनी हो तो R1 R2 ओपान R1 प्लस R2, इससे निकालोगे आंसर आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट की जगह 5 रखो और बाकी जो चीज़ें गिवन है उस तरह से करो, आपका आंसर आ जाएगा। हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन सर्किट, करंट कितना है 10 ओम, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 3, तो पावर कितना होगा आई वी, आई यानी कि करंट इंटू वोल्टेज, 10 इंटू 3 कितना होगा 30। अच्छा, पावर डिसिपेशन किस फॉर्म में होती है, हीट की फॉर्म में होती है, ये बुक के क्वेश्चन से। बैटरी क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में अच्छा एक बात याद कर लो, ईएमएफ जो होता है ना बैटरी का, अगर वो सीरीज में होगा तो वो डायरेक्टली ऐड होगा, पैरेलल में होगा तो उसी तरह से ऐड होगा जिस तरह से रेजिस्टर ऐड होते हैं, 1/E1 प्लस 1/E2 प्लस 1/E3, ये बात याद कर लो। तो ये इंक्रीज नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा। अच्छा, ईएमएफ ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पर ये दो ऑप्शन है ना, ईएमएफ इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज, तो ये डिक्रीज होगा अगर पैरेलल में इनको लगाया है, तो मेरे ख्याल से फिर भी आप इसको वेरीफाई करना, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें अब देखो ना, मैं ये की में मिस्टेक्स भी होती हैं, जो मैंने पिछली आपको जीटीज वगैरह करवाई हैं तो उसमें आपको बाद में करेक्शन करवा दी गई है। मुझे जो मेरे पास जो पीडीएफ है उसमें तो मिस्टेक है ना, तो मैं जब कर रहा हूँ अपने हिसाब से, तो मैं तो आपको, मुझे अपनी परवाह नहीं है, मैं तो अगर कोई चीज़ मुझे डाउट में है या इस तरह से, तो मैं उसको निगलेक्ट कर सकता हूँ, इस तरह से बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे ये फिक्र है कि आप गलती ना कर लो आगे। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप उस चीज़ को बार बार वेरीफाई किया करो। अब ये जो सवाल है इसका मेरे ख्याल से कि की जब होगी चेंज आपकी, तो इसका आंसर ईएमएफ डिक्रीज होगा। अगर नहीं होता तो हो सकता है मेरी गलती भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती भी हो सकती है। तो अगर आपको करेक्ट करवा दें तो आप इसको कंफर्म कर लेना। ठीक, समझ आ गई बात। ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक जाने में जो वर्क डन होता है, बुक की डेफिनेशन है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इंक्रीज, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है ना तो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं उसके अक्रॉस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये थ्योरेटिकल है, सारी बुक की चीज़ें हैं, सारी बुक की, और ये मेरे ख्याल से एक ही बुक के अंदर नहीं लिखी हुई है, कोई चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है, कोई चीज़ कहाँ पे, पीटीबी, कुछ पीटीबी में कुछ केपी में, सिंध में तो इतना बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस का इतना नहीं लिखा हुआ। और 9 volt battery has internal resistance of 12 ohm. What is the potential difference across its terminal when it's supplying the current of 50 एम्पेयर। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, V इज इक्वल्स टू आई आर, और करंट R प्लस आर, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, आई आर प्लस आई और स्मॉल आर। आप फॉर्मूला देखो, इसके हिसाब से आंसर आ रहा है तो भी ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर दो, ई एम एफ इज इक्वल्स टू ये टर्मिनल पोटेंशियल और ये आपका आई आर, इसके हिसाब से आंसर आ रहा है तो भी ठीक है। जिस मर्जी आंसर निकालो, डेटा के हिसाब से आंसर आ जाएगा। ओमिक लॉ किसके लिए वैलिड है, मेटालिक कंडक्टर्स के लिए। और सर्किट में करंट है 5 एम्पियर, करंट ड्रॉप हो रहा है 4 एम्पियर, जब रेजिस्टेंस 2 कनेक्ट हो रही है किसके साथ, सीरीज सर्किट has a current of 5 ampere, the current drops to 4 ampere,
when 2 ohm resistance is connected with the circuit, then determine original resistance. तो रेजिस्टेंस ओरिजिनल फाइंड करनी है। अगर पोटेंशियल सॉरी अपना करंट ड्रॉप हो रहा है 5 से 4 की तरफ, जबकि रेजिस्टेंस कितनी है 2 ओम, को किसके साथ कनेक्टेड है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। सिंपल है, ये भी हो जाएगा आपसे। व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 3 रेजिस्टर्स। मिनिमम रेजिस्टेंस कितनी होगी अगर तीनों रेजिस्टर्स को मिलाएं, और हर किसी की इक्वलेंट कितनी है 1/3। तो तीनों इक्वल है ना, तो जब तीनों इक्वल हो तो R/N किया जाता है, और N क्या है 3, तो रेजिस्टेंस कितनी है 1/3, तो N की जगह पर मैंने रखा 3, ये 1/9 आ गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती अगर शेप को चेंज किया जाए, क्योंकि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती। In an electrical circuit, two resistors of 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series to a 16-volt battery. Heat dissipated by the 4 ohm resistor in 5 seconds. तो अगर 4 ओम वाला जो रेजिस्टर है, 4 ओम वाला जो रेजिस्टर है वो 5 सेकंड में कितनी जो है बैटरी को सॉरी अपना हीट को लूज करेगा। अब इसको यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपके पास 2 ओम का रेजिस्टर, ये 4 ओम का रेजिस्टर, और ये बैटरी, इनकी बैटरी कितनी है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट की थी, हाँ 6 वोल्ट, 2 4 6। आपको पावर डिसिपेशन पूछी गई है, इसमें से इसको अलग तरीके से बनाया, इसमें से अगर 5 सेकंड ये चल रहा है तो पावर डिसिपेशन, सॉरी पावर डिसिपेशन नहीं, ये एनर्जी कितनी जो है वो डिसिपेट करेगा, एनर्जी कितनी जो है वो वेस्ट करेगा। तो यहाँ पर देखो करंट कितना होगा। सबसे पहले ये सर्किट, ये दोनों देखो सीरीज में, आपको देखो ना, आपको इसके क्रॉस क्या निकालना है, इसके क्रॉस आपने निकालनी है एनर्जी। अब डायरेक्टली वो आप नहीं फाइंड कर सकते, अब किस तरह से करोगे, सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये दोनों सीरीज कितनी इक्विवेलेंट हुई 6 ओम, 2 इंटू 4 कितना हो गया 6, ठीक। अब ये हो गई इनकी इक्विवेलेंट। अब करंट टोटल कितना जाएगा, करंट जाएगा I इज इक्वल टू V/R। वोल्टेज कितनी है 6, रेजिस्टेंस कितनी है 6, करंट गया 1 एम्पियर। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू IR, ये होगा पोटेंशियल, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। करंट कितना है 1, और रेजिस्टेंस कितनी है 2, तो ये इसके अक्रॉस 2, और इसके अक्रॉस कितना 1 इंटू 4, तो एक इसके अक्रॉस 4, यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है 4। तो हमें ये चीज़ पता चल गई। अब पावर निकाल सकते हैं हम, P इज इक्वल टू IV, पावर हम निकाल सकते हैं। करंट कितना है 1, क्योंकि इसके अक्रॉस निकालना है ना 4 वाले के, करंट इसके में से 1 जा रहा है, दोनों में से 1 जा रहा है, वोल्टेज इसके कितने हैं 4, तो ये आपका पावर आ गया कितना 4। पावर आपको आ गया। पावर इंट टाइम किसके इक्वल होता है, एनर्जी के। तो पावर कितना है 4, एनर्जी कितनी है सॉरी अपना टाइम कितना है 5 सेकंड के लिए पूछा गया है, तो एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी 20 जूल, ठीक। आंसर आपका आ गया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो सबके साथ शेयर करो ताकि सबका फ़ायदा हो, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।